कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सही होंगे। ठीक है। आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा गैप हो गया था और उसका कारण कुछ एग्ज़ाम्स थे और फिर उसके बाद कुछ इशू भी था जिसके कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। अब से रेगुलर आएगा जुलाई तक। ठीक है, जब तक बिहार एसएससी और ये एनटीपीसी ख़त्म ना हो जाता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे ये जो सेट है, इस सेट में मतलब इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इसको क्रिएट किया गया है जो कि यदि 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो सके। ठीक है, ये चीज़ है और इसको बहुत बढ़िया से देखना है। ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो कि आगे आने वाले बिहार एसएससी तक या फिर एनटीपीसी किसी का है या बिहार या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको फ़ायदा हो ये इस वीडियो से। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये सेट 1 है। ठीक है, इसी तरीके से पर डे सेट के अकॉर्डिंग आते रहेगा और उसके बाद फिर मैथ का भी रहेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से लगेगा मुझे जो हाँ ये पूछा जा सकता है और शॉर्ट टाइम में देखने से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, वो वीडियो सब आ जाएगा। आज हम लोग देखते हैं सेट 1। ठीक है, ये सेट 1 है। ठीक है, इसमें लगभग में 10 क्वेश्चन रहेगा और ये 10 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो कितना क्वेश्चन को डिस्कस कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था। ठीक है, इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था, क्या है 1857 के विद्रोह के दौरान। ठीक है, तो उस समय में कौन थे, जोसेफ नोएल पेंटेन। ठीक है, कौन थे ये एक पेंटर थे। ठीक, अब इसका देखते हैं डिस्कशन आगे। ठीक है, डिस्कशन देखिए। यहाँ पे जोसेफ नोएल पेंटेन की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1901 को हुई थी और उनकी मृत्यु की स्मृति में उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, ठीक है, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम ये पेंटिंग है। ठीक है, ये जो है ये कहाँ समर्पित किया गया था। यह पेंटिंग 1857 के भारत में सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं के साहस को दर्शाती है। ठीक है, ब्रिटिश महिलाओं के साहस को दर्शाती है। ये इन मेमोरियम किसके द्वारा लिखाया गया था, जोसेफ नोएल पेंटेन के द्वारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ये इसमें था, थॉमस जॉन्स बार्कर। ठीक है, इनका पेंटिंग आता है कि क्या, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, जो कि 1859 में इन्होंने पेंट किया था। ठीक है, तो एक एक ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा और ये भी पूछेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं और आगे। ठीक है, बिहार में 1857 की बगावत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से एक थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह, ये आपको पता है। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह इसका आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं एक बाय एक करके। देखिए तात्या टोपे का पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तात्या टोपे विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे और 1857 में एक सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग का जन्म, इनका मूल नाम क्या था तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म एओला में एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, किसका जन्म, रामचंद्र पांडुरंग का जन्म। अंग्रेजों द्वारा कानपुर को वापस लेने और जनरल विंथम, ठीक है, जनरल विंथम को शहर से भगाने के लिए मजबूर करने के बाद ग्वालियर की टुकड़ी के साथ ये आगे बढ़े थे और ग्वालियर में जाने के बाद फिर किनका, झांसी की रानी का सपोर्ट किए थे, ये टुकड़ी के साथ आगे बढ़े थे। ठीक है, बिठूर के नाना साहब के निजी समर्थक ये थे। ठीक है, और ये इतना थे सबसे ज़्यादा, यदि मैं ये 1857 की क्रांति में किसी को टॉर्चर किया गया था तो वो तात्या टोपे थे। ये क्या किए थे, ये सबका साथ दे दिए थे, मतलब जहाँ पे जो मिलता था उनका साथ दे दिए थे। ठीक है, जैसे तात्या टोपे ने झांसी, ठीक है, झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई को बचाया और ग्वालियर शहर पर कब्जा करने में उनका साथ दिया था। फिर जो है फिर ये नाना साहब का साथ दिए ही थे। ठीक है, उन्हें रानौद में जनरल नेपियर के, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों द्वारा पराजित किया गया था और सीकर में एक दूसरे के झगड़े के बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, ये तात्या टोपे हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद है बख्त खां। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खां दिल्ली क्षेत्र में अपना, कहाँ पे देखिए, दिल्ली क्षेत्र में अपना भारतीय स्वतंत्र बलों के कमांडर इन चीफ थे। कहाँ पे थे? दिल्ली के क्षेत्र में। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जनरल बख्त खां ने किया था। ठीक है, कहाँ से? बरेली से। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली भी है, दिल्ली के क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता बलों के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, और बरेली का भी नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां ने किया था। अब देखिए नाना साहब, यह मराठा साम्राज्य के एक भारतीय पेशवा थे। ठीक है, जिनका जन्म घोघू पंथ के रूप में हुआ था। ठीक है, अब नाना साहब ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नाना साहब का नाम क्या था? तो घोघू पंथ। उन्होंने 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? कानपुर में। ये चीज देखना है। ठीक है, नाना साहब कहाँ से किए थे नेतृत्व? कानपुर से। उसके बाद देखो, पिता के निधन के बाद कंपनी द्वारा पेंशन का विस्तार करने से इनकार करने और नियमों को दबाने के रूप में देखे जाने के कारण वह विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है, उनका जब पिता का निधन हो गया था तो उनके बाद जो है कंपनी को दबाने लगा था। ठीक है, और फिर नियम शर्त जो इनका था वो नहीं मान रहे थे, जिसके कारण कि ये फिर इसमें आ गए थे, विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह को। ठीक है, 1857 के विद्रोह को कब पूरी तरह दबा दिया गया था? ठीक है, तो कब पूरी तरह दबा दिया गया? 1859 में। ठीक है, एक साल बेसिकली चला था बहुत बढ़िया से। ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है वहां पे, एक मिनट, हाँ आ गया। ठीक है, एक साल चला था बहुत बढ़िया से। उसके बाद जो है 1859 में इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब इसका आगे डिस्कशन देखते हैं। देखिए, अब 1857 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो है इसमें, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? देखो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ था? मेरठ में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जो कि चर्बी वाला कारतूस था उसको दांत से छीलना होता था, तो इसी में ये लोग क्या किए थे? मना कर दिए थे, और वहां से चालू हुआ। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। हाँ, वीडी सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, फिर तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, ये सब क्या थे? ये सब प्रमुख नेता थे। 1857 के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सेना को लगभग कितने साल का समय लगा था? 1 साल का समय लगा था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये सब क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु कौन बन गया था? तात्या टोपे। ठीक है, क्योंकि ये सब जगह जहां जहां इनको मौका मिला सब जगह जाकर के सपोर्ट किए थे। 1857 की क्रांति में लखनऊ पर, कहां पे? लखनऊ पर सर कॉलिंग कैंपबेल ने कब्जा किया था। सर कॉलिंग कैंपबेल वहां अंग्रेजों की तरफ से थे। ठीक है, उन्होंने कब्जा किया था। कहां पे? लखनऊ में। 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। ठीक है, इसको 1857 की क्रांति को। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऐसा था जो कि अंग्रेजों का समर्थन किया था, वो था पंजाब।
1857 की क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से बाहर कर दिया था। अब यहाँ पे सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किसको बाहर किया था? तो बहादुर शाह जफर को। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, 1857 की क्रांति के दौरान बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो कौन थे? जॉन बेनेट। ठीक है, जॉन बेनेट हेड्स। ठीक, 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? सर कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल ने बनाया था। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉम्पटन। ये सब क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ सकता है आगे भी। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन ये है, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार बेसिकली वहाँ पे समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और वहाँ का कल्चर का प्रतीक है। ये जो है ये 1 से 10 दिसंबर को हर एक बार मनाया जाता है। 10 दिन का ये होता है। ठीक है, प्रोग्राम। अब देखिए, दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक है ना, यही कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार से ये लोग मनाते हैं, बहुत बढ़िया लगता होगा वहाँ पे। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। ठीक है, किसको? हॉर्नबिल महोत्सव को। उसके बाद देखिए, यह महोत्सव नागालैंड की समृद्धि और विविध नागा संस्कृति, पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य, स्थानीय व्यंजन और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया महोत्सव होता है वहाँ पे, जो कि वहाँ का कल्चर को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए, महत्वपूर्ण जो इंडिया का जो त्यौहार है, जो महत्वपूर्ण त्यौहार है और फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा जो कहाँ से कौन कौन किस महीने में मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल पूछा हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में, किसी एग्जाम में 5 बार, किसी एग्जाम में 10 बार, ऐसे करके पूछा हुआ। हम लोग देखते हैं, पहला क्या है? पोंगल। ठीक है, पोंगल किस महीने मनाया जाता है? जनवरी में। ये फसलों का त्योहार है, प्रकृति और सूर्य देव को धन्यवाद देता है इस त्योहार में। ठीक है, ये तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? जनवरी महीने में तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? फसलों का त्योहार है और राजा महाबली का स्वागत करता है इसमें। ठीक है, किसका स्वागत करता है? राजा महाबली का। ठीक है, ये जो है ये भी ये केरल में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बैसाखी। बैसाखी सिख धर्म से रिलेटेड है, ये अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, ये फसलों का भी त्योहार है और पंजाबी नव वर्ष है। ठीक है, पंजाबी नव वर्ष है और फसल का भी त्योहार है ये। तो ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। लोहड़ी देखिए, लोहड़ी जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये जो है सर्दी के अंत का जश्न मनाता है, ये पंजाब में। हम लोग जब दिल्ली में थे तो लोहड़ी जब मनता था तो हम लोग को वहाँ पे हम लोग के सामने में वो पंजाबी लोग रहते थे। ठीक है, उन्हीं के बिल्डिंग में हम लोग रहते थे वहाँ पे नेहरू विहार में। तो वो लोग लोहड़ी के समय में ड्राई फ्रूट्स वगैरह बांटते हैं। ठीक है, आग जला करके उसके चारों तरफ फिर सबको ड्राई फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, जो जो वहाँ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। ठीक है, फिर है उगादी। उगादी मार्च अप्रैल में ठीक है मनाया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष है ये। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष कौन सा है? ये उगादी है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आप देख लो, यदि प्रीवियस सेट है कहीं पे किसी भी एग्जाम का, ठीक है, तो आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एकदम 90% चांस है जो मिलेगा उसमें। ठीक है, विशु। देखिए, ये विशु अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये मलयालम नववर्ष है। अभी हम लोग देखते हैं सब नववर्ष का। ठीक है, नववर्ष भी है कहाँ पे? अब जैसे देखिए, पंजाबी नववर्ष क्या? बैसाखी।
ठीक है। फिर तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि। विशु हो गया मलयालम नववर्ष, ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है। बिहू देखिए, ये बिहू आसाम में ये 3 बार मनाया जाता है साल में। कौन कौन सा महीने में? जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में। ठीक है। ये असमिया नववर्ष है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, ये आसाम में। उसके बाद देखिए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है जनवरी में मनाया जाता है, ये फसलों का त्योहार है। सूर्य का मकर राशि में संक्रमण, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक हम लोग भी मनाते हैं, बिहार में भी मनता है, सब जगह यूपी में भी मनता है, मकर संक्रांति सब जगह मनता है। लेकिन इसका अलग अलग चीज़ें, जैसे बिहार में मनता है मकर संक्रांति तो उसमें हम लोग, ठीक है, वो लाई वगैरह खाते हैं, चूड़ा वगैरह का, ठीक है, चूड़ा दही खाते हैं। और लेकिन बाहर में खिचड़ी खाते हैं। ठीक है। बाहर में जैसे हरियाणा वगैरह में, ठीक, हरियाणा में वहाँ का एक था, ठीक है, तो वो लोग को चूड़ा दही दे दिया गया, तो बोला जो इतना समय तक कौन चबाएगा इसको। तो वो है, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मेनली ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का है। ठीक है। छठ पूजा देखिए, छठ पूजा तो आ, मतलब बहुत ही धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पूजा होता है ये। ठीक है। ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देता है। ठीक है। और हम ही लोग एक ऐसा है, यही छठ पर्व में, जो कि उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है इसमें। ठीक। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में अब मोस्टली जहाँ जहाँ बिहारी है, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश का इधर देवरिया साइड का, तो जहाँ भी है सब जगह जो है छठ मनाया जाता है। चाहे वो इवन अमेरिका हो या फॉरेन में कहीं पे भी जहाँ पे बिहारी है, या फिर आपको इंटरनल इंडिया में हो, ठीक है, तो सब जगह मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिए गणगौर। गणगौर मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। ये वैवाहिक सुख, जीवन साथी की भलाई का जश्न मनाता है। ठीक है। ये राजस्थान में मनाया जाता है। क्या? गणगौर। गणगौर त्योहार कहाँ मनाया? ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछता है, गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ का ये त्योहार है? तो राजस्थान का ये त्योहार है। मार्च और वैवाहिक सुख, जीवन साथी की भलाई और जश्न के लिए। अब देखिए नुआखाई। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई ये है अगस्त और सितंबर। ठीक है। ये फसलों का त्योहार है, ये उड़ीसा में, नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा, ये सितंबर अक्टूबर का है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव अभी हम लोग देखे थे दिसंबर में। ठीक है। ये नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, ये नागालैंड में। ठीक है। फिर है तोरगिया। तोरगिया जनवरी में मनाया जाता है। ये बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठवासी त्योहार है। ये बुरी आत्माओं से बचने के लिए क्या है? मठवासी त्योहार है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर पौष मेला, ये दिसंबर महीने में बंगाली विरासत और संस्कृति का जश्न मनाता है, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पौष मेला मनाया जाता है। फिर लौसर है। लौसर कहाँ पे? फरवरी मार्च में। ये तिब्बती नववर्ष, ठीक है, तिब्बती नववर्ष लौसर है। ठीक है। ये लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। ओके। फिर त्रिशूल पूर्णिमा, ये अप्रैल मई में मनाया जाता है। ये मंदिर उत्सव है जो हाथियों के जुलूस के साथ इसको निकाला जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। कौन सा? त्रिशूल पूर्णिमा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको एक बार ये होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको रखेंगे, और जो ग्रुप में है उसको तो ये पीडीएफ मिल गया है। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें मंडन क्लासेस नाम से, उसमें पीडीएफ मिल गया है। बाद बाकी जिसको नहीं मिला है वो क्या करेंगे, वो स्क्रीनशॉट लेकर के 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, या फिर इसको बार बार सुनेंगे तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित है? तो कैग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 148। ठीक है। 148 संबंधित है। अब देखते हैं आगे इसका देखते हैं। भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? महालेखा परीक्षक के पास। अब देखिए केंद्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है। यही है दोनों। ठीक है।
व्यय का नियंत्रण या फिर जो वित्तीय लेन देन है, सब महालेखा परीक्षक करते हैं। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य सरकार के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में भी काम करता है ये। ठीक है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय, इसके व्यय पर, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, लेखा परीक्षण का यही मेन उद्देश्य है, जो क्या होता है, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। अब इसमें आपको दे देगा जो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दे देगा आपको। ठीक है, या फिर इनमें से सभी, तो उसमें से कार्यपालिका मानना है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर, ये बार बार एक ही चीज को रिपीट किया गया है। ठीक है, देखिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्ति के 6 वर्ष बाद, या यही हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलिए या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलिए। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण होगा, ठीक है, वहां तक इसको रखा जाता है, फिर उसके बाद इसको सेवानिवृत्ति होती है। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितने में, 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सेम चीज वही चीज है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होता है, उसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए होता है। कदाचार और अक्षमता आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। कहाँ, जब ये कदाचार में संलिप्त रहेंगे या फिर कोई अक्षमता रहेगा इनके साथ, तो उसके आधार पे इसको, और उसका दोष सिद्ध हो जाएगा, तब संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना, मतलब ये जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये सरकारी पद पे, किसी भी पद पे नहीं नियुक्त हो सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। कौन सी समिति, प्रतिवेदन के आधार पर, तो लोक लेखा समिति। ठीक है, ये चीज देखना है हम लोग। ये सब क्वेश्चन बनेगा जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति। ठीक है, ये चीज देखिए। उसके बाद देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी होती है, संसद की होती है। ठीक है, वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, अभी ये देख लीजिएगा, ये क्या है, वर्तमान क्या है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि आपको भारत के किसी राज्य को, ठीक है, रवि फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होगी। ठीक है, होंगे। अब देखो, रवि फसल कौन सी महीने में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन सी कितना टेम्परेचर चाहिए और क्या चाहिए। वैसे ये दक्षिणी भारत में, ठीक है, रवि फसल के रूप में यदि बोया जाता है तो ये दक्षिणी भारत में बोया जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं क्या क्या अनुकूल है। ठीक है, देखो, तिल को अच्छी जल निकासी वाली हल्की से मध्यम बनावट वाली मिट्टी में उगाना चाहिए, खासकर रेतीली दोमट मिट्टी में। ठीक है, तिल को
वैसा मिट्टी में नहीं उगाया जाता है जिसमें कि पानी रोकने की क्षमता होती है, वैसा मिट्टी में तिल नहीं उगता है। मिट्टी वैसा होना चाहिए, खेत वैसा होना चाहिए, एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसके बाद देखो, यह अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में नहीं उगता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए। और सिसमम इंडिकम तिल का क्या नाम है? ठीक है, एल पेडिलिएसी परिवार से संबंधित है और इसे मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे पुराना तिलहन माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे, एक तो ये जो तिल का जो है, तिल बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, शरीर के लिए। और सेसमम इंडिकम खास करके जो वाइट तिल होता है वो ज़्यादातर खाता है आदमी। ठीक है। सेसमम इंडिकम जो है पेडिलिएसी परिवार से संबंधित है। एक एक ये क्वेश्चन हो गया, जो कौन सी परिवार से? तो एल पेडिलिएसी। और ये सेसमम इंडिकम उसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसे आमतौर पर तिल के रूप में जाना जाता है, ये तो जाना ही जाता है। इसे दुनिया भर में उगाया जाता है, ये भी चीज़ है। तिल का उत्पादन सबसे अधिक यदि वर्ल्ड में बोला जाएगा तो ये सूडान में होता है। उसके बाद भारत और म्यांमार का स्थान आता है। ठीक है। तिल क्षेत्र में राजस्थान, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे? राजस्थान में प्रथम स्थान है। तिल का उत्पादन मुख्य रूप से गर्म मौसम में होता है। अब देखो यहाँ पे, खासकर खरीफ और जायद सीजन में। ठीक है। तिल का उत्पादन जो है बेसिकली गर्म मौसम में होता है। ठीक है। खरीफ सीजन में बुआई जून जुलाई में और जायद सीजन में फरवरी मार्च में होती है। ये दोनों इसका होता है, लेकिन हमको देखना है साउथ इंडिया में। ठीक है। अब देखो, तिल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान और जलवायु की आवश्यकता होती है। तिल के पौधे के लिए कम से कम, देख लो यहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 35। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 25 होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 होना चाहिए। तो हो सकता है दक्षिण भारत में जो है रवि के मौसम में, ठीक है, जिस समय में इधर रवि मतलब अक्टूबर नवंबर में, वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती होगी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ये उगाया जाता होगा। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त होता है, तो इसीलिए वहाँ पे दक्षिण भारत हो गया। ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें जो है ये ठंड में उगेगा नहीं। ठीक है, सीधा बात है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यदि इसको रबी फसल के रूप में लिया जाएगा, तो नॉर्थ इंडिया में रबी फसल कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर में। और अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? ठंड आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा ठंड में ये नहीं होता है, इसी वजह से। अब देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? ठीक है, तो दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, जिसमें देखिए क्या है। किसी वस्तु के त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो ये है। किसी कमानी को कुछ दूरी तक, मेरे समझ से यही होगा। ठीक है आंसर। किसी कमानी को कुछ दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता नहीं। जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये भी नहीं। फिर इनमें से सब, अब देखते हैं इसका कौन कौन सा नियम है। ठीक है, देखो प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक पिंड, और हमको पूछा क्या है? पूछा है दूसरे नियम। ठीक है, देख लो। दूसरा नियम क्या है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है और बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। इसे बल का सूत्र भी व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या था? देखिए, इसमें आंसर क्या है? किसी वस्तु के त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है। ठीक।
नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, प्रथम नियम क्या है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में सरल रेखा में रहती है, एक समान गति की अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल अथवा कोई भी अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। प्रथम न्यूटन के फर्स्ट नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है ये। ठीक है, उसके बाद द्वितीय नियम देखिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है, इसे बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये तीनों नियम है न्यूटन का, इसको याद रखना है। पहला क्या है, पहला कोई भी वस्तु जो है विरामावस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। दूसरा क्या है, दूसरा है पिंड, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, उसका जो उस पर जो लगाया गया बल होगा उसके समानुपाती होगा, तो बल की दिशा में कार्यान्वित, और ये हर हमेशा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है, इसे बल का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अब क्या है, किसी वस्तु पर त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता नहीं था। ये किसी कमानी को कुछ दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये जो है, ये कौन सा तीसरा नियम था। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंसर तो आपको ये हो गया। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ये था। ठीक है, यह योजना उन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है जो व्यापारिक व्यवसाय या नए उद्यमों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 को ही शुरू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1995 को शुरू किया गया था। ये देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, और इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक कूट में देता है, जो कि जैसे ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के आगे में दे देगा 1993। ठीक है, फिर क्या है ऑप्शन में देखिए, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है तो उसका दे देगा 1999, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम है 2005, इस तरीके से दे देगा। तो इसमें कूट में उसको मिलान करना होता है। ठीक, तो इसके लिए ये याद रखना होगा। जैसे ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम कब, 1 अप्रैल 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए, यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, ये आयोग भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, आयोग केवीआईसी द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों का सृजन करना था उस समय में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, ये 2008 में शुरू किया गया। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यहाँ पे है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। वहां से जो है, वहां से ये दोनों को मिलाया गया था, और इसे जो कि IRGP मतलब ये, और रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, ये दोनों को मिला करके ही ये बनाया गया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, PM रोजगार योजना, और वो जो था ग्रामीण, क्या था ये, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये दोनों को मिला करके क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 2008 में। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत सरकार की एक पहल है जो रोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इस योजना के तहत युवा उद्यमों को लोन प्रदान किया जाता है ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बने। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कब कब शुरू की गई थी? 1993 में। इस योजना का उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगारी युवा और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहाँ कहाँ से बना? एक बना ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना बना कहाँ से? एक बना ग्रामीण स्वरोजगार योजना से, और एक बना था किससे? सृजन कार्यक्रम। ठीक है, अब इसका इसका 1993 में शुरू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। ठीक है, फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब चालू हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। ये 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम लगा हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना, ऋण उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के साथ साथ बाजार में जोड़ना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में क्या था? ये 1 दिसंबर, अब ग्रामीण तो पहले हो गया, शहरी पहले हुआ है 1 दिसंबर 1997, उसके बाद 1 अप्रैल 1999 में ग्रामीण को शुरू हुई। यह योजना शहरी गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो हमको डेट भी याद रखना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है 2008 में बनाया गया था। ठीक है, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। ठीक है, सबका काम था गरीबों का उत्थान करना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी। ठीक है, ठीक। देखिए, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कितने में? 124 में प्रावधान किया गया है, और यह 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में, कितने भाग में? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब? 1773। ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। ठीक है, पद पे बने रहते हैं। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है ये कौन सी निधि से? आकस्मिकता निधि से आहरित होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उसके काम भारत के कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, एम हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के भी रूप में काम किया है। कौन है? एम हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा, कौन सा भाषा का? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक वाई चंद्रचूड़ पदस्थ रहा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह आसीन रहा था। ठीक है,
फिर अनुच्छेद 129 में, इसमें 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ठीक है। फिर इंदु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है। ये पीआईएल जब लाया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है। ये जो है ये भारत में तब हटाया जा सकता है जब और किसके द्वारा? जैसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला करके। ठीक है। और अभी हाल ही में देख रहे हो, अभी पता नहीं इसका न्यायिक सिस्टम का क्या है। अभी एक तो जज पकड़ाए थे, बहुत सारे केस थे उनके घर में। ठीक, तो अब इन लोग का नहीं पता। अभी एक कंट्राडिक्शन भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है। जो संसद का कानून को जो है उसको व्याख्या करना है, लेकिन वो जो है वो अपना सुना रहे हैं। अब क्या कंट्राडिक्शन है दोनों में? ठीक है। अब वो तो जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ में होता है। ठीक है। कुछ ना कुछ लूप होल है, बट वैसे न्यायालय पे सबको भरोसा करना चाहिए और रहता भी है, हम लोग बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है। बाद बाकी आज का क्लास यहाँ तक। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मुझे लगता है जो कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें समझ में आया होगा। ठीक है। बहुत क्वेश्चन बना भी होगा। ठीक है। और जान भी रहे होंगे जो कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। और टोटल जितना भी है सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, सबको एक जगह कंपाइल किए हुए हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही है, हम आशा यही करते हैं जो कि ये जो पीडीएफ है इसको 2 से 3 बार आप देखें, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया हुआ, हर एक चीज़ दिया हुआ है। बाद बाकी जो है बाद बाकी आप वीडियो को देखें, वीडियो को नहीं होता है पॉज कर करके देखें और उसके बाद लिख लें। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि आपको एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है। खास करके यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड में आपको मदद मिल जाएगा। तो आज के लिए यहाँ तक, और आप लोगों को चलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए।